कहीं पल्सेज हैं, कहीं फ्रूट्स हैं, कहीं वेजिटेबल्स हैं, कहीं चारा है, कहीं हनी बी है, तो वर्मी कंपोस्टिंग है, कहीं अजोला है। तो ये सक्सेसफुल हो रहा है और इसको हर KVK पर लगा रहे हैं। भारत सरकार ने कहा कि हर KVK पर इसको महामहिम हम गेहूँ के अंदर डॉक्टर साहब क्योंकि PAU के वाइस चांसलर रहे थे तो पंजाब और हरियाणा और IRI लीडर ही, लेकिन हमारा चौथा नंबर था गेहूँ के अंदर इम्प्रूवमेंट। गेहूँ के अंदर सारी वैरायटी हम लोगों ने अभी हाई टेम्परेचर पर लगाया था। मैंने जो ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी का टोटल सीड प्रोडक्शन 4,500 और इस साल अभी मार्च 8,500 और 8 कॉलेज जोड़ेंगे तो 15,000 पार्ले जौ के अंदर वो हम अलग अलग सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। अब जौ को हमने गेहूँ जैसा बनाया क्योंकि देखिए वहाँ भाई क्या हो रहा है कि चावल और गेहूँ जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो खाने के बाद शुगर बढ़ाता है, मतलब ब्लड के अंदर शुगर को करता है, तो वो गेहूं का 65 है और चावल का 75 है और जौ का मात्र 25 है, जबकि बाजरे का कैसे उसको मिनिमाइज करें। और एक नारे उसको ऑन्स को हटा रहे तो ऑनलेस वैरायटी, चालू रहित वैरायटी हम तैयार। इसके अलावा हम ये गवार के चने के अंदर भी हमारा बहुत बेहतरीन काम है, शायद हिंदुस्तान में हम इसमें लीडर है। चिकनी में भी सैलिनिटी रेजिडेंट हो, फार्मर्स ये भी ज़्यादातर हमारी वैरायटी महामहिम का हमारा हम लीडर है सैलिनिटी और ड्रॉट में दोनों महामहिम। ये मूंगफली में जैसे मैंने कल भी बताया था कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक वैरायटी हमारी अभी जो रिलीज हुई आइडेंटिफाई हुई है 575-1। अभी तक जितनी भी मूंगफली की वैरायटी हाईएस्ट प्रोटीन है तो दिस इज बाय फोर्टिफाइड वैरायटी जो 5 रिलीज हुई, 2 दुर्गापुरा की है। और सबसे बड़ा गिरी वाला कौन सा है? सबसे बड़ी जो गिरी है मामन, ये गिरी का दाना जो पूरे हिंदुस्तान में जो अभी तक वैरायटी आई है सबसे बड़ा साइज कर्नेल का इसमें ऑयल कंटेंट और ये, तो इसमें भी हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बाजरे के अंदर वहाँ ये तो है, लेकिन अब जरूरत है बायो फोर्टिफिकेशन की, क्योंकि लोगों में प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, मिनरल माल न्यूट्रिशन, जिंक और आयरन की कमी है। तो इनमें तय मापदंडों से दुगुना है। आयरन और जिंक 32 के मुकाबले 51 और 54 है और 42 के मुकाबले 81 और 84 है और यील्ड तो 40% से अटपार है। ये महामहिम हमने दूसरी क्रॉप्स पर भी हम काम कर रहे हैं। ये बेल पत्थर में महामहिम क्या हुआ, ये जो जोन है जॉबनेर वाला, जयपुर तो नहीं आता उसमें, पर जॉबनेर में टेम्परेचर सर्दी में -4 जाता है, तो ये बेल वगैरह सब मर जाता है। खेजड़ी को छोड़कर, कैर को छोड़कर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये दोनों जो हमारी जो हैं हमने जो स्ट्रेन्स हैं ये हमने NBPGR में ये -4 पे सस्टेन करती है, तो इनको NBPGR को रजिस्टर करा दिया और इनको आगे एज ए वेराइटी लेके जाए। फिर ये गवार के अंदर भी महामहिम हम चावल और गवार में भी हम दोनों में लीडर हैं। जैसे कल मैंने बताया 14 नंबर और 15 नंबर 2 गवार की वैरायटी हमारी, इसमें वेजिटेबल टाइप में भी महामहिम और इंडस्ट्रियल टाइप में भी। एक महामहिम ये जो वाइट गर्व है, सफ़ेद लट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सैंडी सॉइल्स में। वैसे तो बुंदेलखंड में भी है। ये क्या करती है, मूंगफली सारी फसलों को जो लट है वो ज़मीन से खाती है, जड़ खाती है, फसल खत्म हो जाती है। तो इसका पूरा साइकिल दिखाया है। और एक हमने इसका वो तैयार किया है ट्रैप, जो फर्स्ट हमारा कृषि यूनिट है उसमें, उसको हम पेटेंट करा रहे हैं अभी और वो फिर इंडस्ट्रीज़ को आगे देंगे। तो ये हाउ टू कंट्रोल दिस वाइट गर्व, ये मेजर एम्फेसिस है इसके ऊपर पूरा। तो ये तो रिसर्च का था महामहिम। अब जो एक्सटेंशन का हमारे KVK है 12, ये अजमेर का KVK है। तो अजमेर के KVK पे सारी यूनिट 18 यूनिट है, 25 यूनिट काम कर रही है। पोल्ट्री हो, पोल्ट्री हो, आपका जो है ना गाय का हो, आपका प्रोसेसिंग का हो, हैचरी का, ये लो कॉस्ट हैचरी का महामहिम 2700 रुपये का है और इसके अंदर 50 अंडे रखे और जो युवा बेरोजगार है उनको हमने 10-10 यूनिट दिए। वो वहाँ पे अपने मुर्गियाँ देते हैं अपन 10, उन मुर्गियों से फिर अंडे जो आते हैं ना वो इसी में हैचिंग करके और बच्चे निकाल के दूसरे गाँव वालों को देते हैं। और ये एक FPO है पुष्कर वाला के नाम से, इसमें 510 महिला सदस्य हैं और वो महिला सदस्य ये देसी गुलाब ना भोजपुरी गुलाब महामहिम, उसका सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी फायर में रखे हैं और नहीं कर रहे हैं। और ये इनका एक गुलकंद है, पान गुलकंद, जो बहुत फेमस है। ऐसे ही आंवला और गुलाब के प्रोडक्ट हैं। ये अजूला है सर, जो अपन पशुओं को देते हैं और पशुओं के अंदर दूध की मात्रा 15% बढ़ जाती है। ये हमने शुरू किया, ये सब ये पूरे इंडिया में पहले हम शुरू करने वाले हैं KVK अजमेर शुरू करने वाले, अभी पूरा स्प्रेड हो गया।
ऐसे ही बाकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी है वहाँ पे मशरूम की यूनिट भी है लगभग। और अभिशान का ये अभिशान है, ये अभिशान जो है नई किस्म में CSWR है, अभिका नगर है सर, वहाँ से डेवलप हुई है। 3 बच्चे एक बार में लगते हैं, जबकि अपनी जो दूसरी भेड़ें की प्रजाति है वो 1 से 2 बच्चे लगते हैं। तो इससे 1.5-2 गुना अब इनकम हो जाती है इससे। ये अपना मुर्गी पालन का है। मुर्गी पालन के अंदर छोटा सा यूनिट अपने है, इसके अंदर कैसा एक आदमी जो है 500 से मुर्गियाँ रखता है, उसका पूरी परिवार बन जाता है। और ऐसे ही बकरी है, सिरोही और गंगापारी, वो फेमस बकरी है। तो सिरोही बकरी जो है वो मीट और दूध के लिए पाली है, ये 2 लीटर तक दूध देती है। और अगर गंगापारी है तो 3 से 3.5 ये मथुरा के साइड ये यहाँ मथुरा और इसी प्रकार सर ये वर्षा आधारित अपना बकरी पालन का ये क्षेत्र। और ये गाय पालन का है। गाय पालन की यूनिट भी हमने कर रखी है। इसमें गिर जो है अजमेर में फेमस है, ये गिर के लिए राजस्थान में अजमेर से क्या है रामसर एरिया है, वहाँ पे हमने सर्टिफाई कर रखा है किसान तो फायदा वो आगे दे। जैसे कि हमने को भी मामाइन प्रमोट करने का इलाकों में सीकर में इधर काफ़ी फार्मर्स ला रहे हैं। इसी तरह श्री अन्न का है सर, तो श्री अन्न का जो है सारे केस में मामाइन कैफेटेरिया सारे जो मिलेट्स है ना माइनर मिलेट्स वाला सबका एक कैफेटेरिया बनवा रहे हैं हर एक जगह, ताकि बच्चे आए उनको दें। ये वर्षा जल का मॉडल है जैसे हमारे जो हमने फार्मर्स को दी है भरतपुर है कुम्हेर शहद उत्पादन को सर किसानों को प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन तो मार्केटिंग ट्रेनिंग दे करके सर हम चाहते हैं किसान जो है सीधे ही उपभोक्ता को शहद सप्लाई कर रहा है, इससे उनकी जो आमदनी है सर वो बढ़ जाती है। मैं बताऊँ भाई क्या है कि राजस्थान जो है इनडायरेक्टली शहद उत्पादन में 60% कंट्रीब्यूट करता है। बी कीपर्स कम है, बी कीपर्स सहारनपुर से है, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, लेकिन बक्स से सारे यहाँ लाते हैं। और भरतपुर और ये अलवर एक गढ़ है सरसों का, सबसे ज़्यादा खाना जो है ना नेक्टर पोलन के रूप में उसमें है। तो 60% इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन राजस्थान का है। तो ये सारा किसान कच्चा बेचता है, तो अब हम प्रोसेसिंग पर वैल्यू एडिशन पर ब्रांडिंग पर जोर दे रहे हैं। ये महामहिम एजुकेशन का है जो हमारे सीड कलेक्शंस करते हैं, लाइक फ्रूट्स के हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ वगैरह कॉज होती है, उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनको एक क्रिएटिव मैनर में उनको बनाते हैं। और सर हमारे हमने ये खुद में ये बच्चियों ने महामहिम में कविता लिखी मधुमक्खी के ऊपर। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस होता है, तो ये चाहते हैं कि महामहिम को ये भेंट करें। बहुत अच्छी कविता जो है ना इन बच्चियों ने लिखी है। आप जब बैठेंगे जब पढ़ना इसको, बहुत इन्होंने इसमें टाइम लगाया बच्चियों को। इसके अलावा सर हमारे पीसी सर और बाहर से एक्सपर्ट्स आए थे, सारे लेक्चर्स हम एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हम स्किल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल सीड उनके ऊपर स्पेशलाइज ट्रेनिंग वगैरह, तो साल भर करीब 50 से 100 लेक्चर हम करवा रहे हैं। बताओ इसमें क्या क्या यूनिक है, बताइए मामले में। जो भी प्रोग्राम हमारे होते हैं सारों का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन। ये एक्सटेंशन में ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। डॉक्टर भगाड़ा बच्चे बहुत ही मोटिवेटेड बच्चे। थोड़ी सी कमी महामहिम रही ना कोरोना में, वो हमने इनकी निकाल दी 1.5-2 साल में। सर इस तरह की जो रेडी एक्टिविटीज़ है वो पूरी इंडिया के अंदर से हमारे ही कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटीज़ विद्या मंडप के प्रति सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें तथा राष्ट्रगान के पश्चात कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आसन ग्रहण करने के पश्चात ही अपना स्थान ग्रहण करें।
माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे दीक्षांत अतिथि पद्म श्री प्रोफेसर बलदेव सिंह ढिल्लों, पूर्व कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को पुष्प गुच्छ व श्रीफल भेंट करें एवं सौर उड़ाकर स्वागत करें। प्रोफेसर बलराज सिंह जी को पुष्प गुच्छ व श्रीफल भेंट करें एवं सौर उड़ाकर स्वागत करें। महोदय से निवेदन है कि वे संविधान की प्रस्तावना व मूल कृत्यों का वाचन करें एवं आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन में संविधान की प्रस्तावना व मूल कृत्यों का दोहरान करें। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको आप सब लोग दोहराएंगे, मन में नहीं रखेंगे, दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे नहीं, इसको मन में देखेंगे, विचार भी करेंगे, अंतर्निरीक्षण भी करेंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय। और डॉक्टरेट ऑफ साइंस ऑनरिस कॉजा की मानद उपाधि प्रदान करने के लिए पद्मश्री डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों के जीवन का उदाहरण का वाचन करने की अनुमति प्रदान करें। Dr. B.S. Dhillon, citation. Dr. B.S. Dhillon, born on June 27, 1947, in state of Punjab, internationally acknowledged. He is an internationally acknowledged scientist and an able administrator, known for his visionary approach and hard work and research. He has completed his doctorate at the prestigious IRI, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, with gold medal. He earned several postdoctoral fellowships, namely Alexander von Humboldt AVH Fellowship, AVH European Fellowship, and German Academic Exchange DART Fellowship. Dr. Dhillon worked at Punjab Agricultural University, PAU, Ludhiana, as Vice Chancellor for 3 terms. Director, NBPGR, National Bureau of Plant Genetic Resources as Director, then Indian Council of Agricultural Research, New Delhi as ADG Crops, then food crops, then University of in Germany, International Maize and Wheat Improvement Program, CIMMYT, Mexico, and University of Birmingham, UK. Dr. Dhillon is a basically maize breeder, and Dr. Dhillon maize breeding team at PAU has developed 16 maize cultivars, which includes Paras, the first 2-parent hybrid in India in 1995. As Director NBPGR, Dr. Dhillon started National Network Project on comprehensive evaluation of rice, wheat, pigeon pea, chickpea, germplasm. In PAU, Dr. Dhillon strengthened the research on organic farming, food processing, water saving, crop residue management, and crop improvement research in maize, cotton, basmati rice, pigeon pea, quinoa, guava, potato, and pea. There he established food industry business incubation center, skill development center, seed sale and technology dissemination center. During his tenure as Vice Chancellor of PAU, won ICR Sardar Patel Outstanding Institution Award in 2017 and Green and Clean Campus Award 2021. Dr. Dhillon has published more than 400 research and popular articles besides authoring or editing 27 books, proceedings and bulletins. He has been conferred with several prestigious awards including Dr. B.P. Park Memorial Award, Rafi Ahmed Kidwai Award, Asian Maize Champion Award by CIMMYT, ICR, Om Prakash Bhasin Award for Science and Technology, and Krishi Shiromani Samman Lifetime Achievement Award by Mahindra and Mahindra. Dr. Dhillon has been honored as Fellow of various prestigious academies, namely Indian National Science Academy, National Academy of Agriculture Sciences, National Academy of Science in India, and J.C. Bose National Fellowship by the Department of Science and Technology. In 2019, Dr. Dhillon has been coveted with Padma Shri by the President of India. The farmers acknowledge Dr. Dhillon as Kisana Davisi. In recognition of his valuable contribution in agricultural research and education, I consider it unique and prerogative to recommend Dr. Baldev Singh Dhillon for the award of Doctor of Science Honorary Kaja by the Sri Karan Narendra Agricultural Cabinet, to which I pray he may be admitted.
कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनपुर के 6वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित दीक्षांत अतिथि पद्मश्री डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व कुलपति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह जी, प्रबंध मंडल और अकादमिक परिषद के सदस्यगण, समस्त अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, सम्माननीय अतिथिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के आए हुए कुलपतिगण, पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया के मेरे मित्रों, छात्रकार बंधुओं, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनपुर के 6वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका यह विश्वविद्यालय स्वतंत्रता से पूर्व ही अस्तित्व में आ गया था। मैं इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री कर्ण सिंह जी और उनके सुपुत्र रावल नरेंद्र सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं। उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व ही इस शिक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं को भांप लिया था। यह उनकी दूरदर्शी सोच ही थी कि इस ग्रामीण अंचल में कृषि शिक्षा का यह पावन केंद्र उन्होंने स्थापित कर कृषि विकास को नए आयाम दिए। उनकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज उनका स्थापित महाविद्यालय विश्वविद्यालय रूपी वटवृक्ष के रूप में कृषि शिक्षा के देश भर में अलग जला रहा है। फिर डॉक्टर ढिल्लों ने अपने उद्बोधन के दौरान ये कहा कि इतना पुराना विश्वविद्यालय है, यहाँ के लोग संपूर्ण देश में अपने ज्ञान को वितरित कर रहे हैं, देश में जाकर शिक्षित कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय की उपलब्धि है। दीक्षांत समारोह शिक्षा के लिए बहुत ही पावन पर्व है। यह दिन विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण चरण को पूरा होने का प्रतीक है। मैं जानता हूं कि अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप अपनी मेहनत, प्रतिबद्धता को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में तब्दील होते देखकर खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज कई लोगों को उपाधि प्रदान की गई है। जो कुल पीएचडी के हैं 32 लोगों को पीएचडी दी गई है, जिसमें 21 छात्र हैं 65% और छात्राएं 11 हैं 35%। कुल जो स्वर्ण पदक दिए गए हैं 7 लोगों को दिए गए हैं। छात्र हैं 2 28%, छात्राएं 5 हैं 72%। मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कृषि क्षेत्र में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया है, ये सामान्य बात नहीं है। अपने प्रतिभा के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है जो क्षेत्र उनसे संबंधित नहीं है, उस क्षेत्र में भी अगर उनको भेजा जाता है तो अपने प्रतिभा के माध्यम से वहां भी कीर्तिमान स्थापित कर सकने में वो सक्षम है। ऐसे सभी छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तो पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न क्षेत्रों में छात्राएं जा रही, विभिन्न क्षेत्रों में नारियां अगुवाई कर रही हैं। जो भी क्षेत्र है जिसमें अपेक्षित भी नहीं है शायद वहां वो कुछ कर पाए, वहां भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसरो में है, सेना में है, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सामान्यतः लोग
अपेक्षा नहीं करते। और कोई भी क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में नारियों का नेतृत्व आगे बढ़ता जा रहा है। वर्चस्व तो होगा तो लोग शायद इसको अन्यथा ले लेंगे, लेकिन मैं नेतृत्व कहता हूं तब वो लीडरशिप की क्षमता भी उनके अंदर विद्यमान होती है। और लीडरशिप वही कर सकता है जिसके अंदर प्रबल आत्मविश्वास हो। अब प्रबल आत्मविश्वास उसी को प्राप्त होता है जिसको विषय के बारे में समुचित जानकारी हो। जब विषय के बारे में समुचित जानकारी होती है तो आत्मविश्वास में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। तो इस क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं, भारत के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। और जिस देश में नारियां अगुवाई करती हैं, नेतृत्व करती हैं, उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधित नहीं कर सकता। भारत के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। दीक्षा समारोह शिक्षा के लिए बहुत ही पावन पर्व है। यह दिन विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण चरण को पूरा होने का प्रतीक है। मैं जानता हूं कि अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में तब्दील होते देखकर खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। मुझे जानकर बेहद प्रसन्नता है कि कृषि शिक्षा में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज इस दीक्षा समारोह से ही पता चल रहा है कि राजस्थान बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दीक्षा समारोह में कुल 7 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 5 छात्राएं हैं। इससे पता चलता है कि बालिकाओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वे अपने आप को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। मैं आज पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। युवा राष्ट्र का अर्थ है युवाओं का यह देश जिसमें उनकी क्षमताओं के उपयोग से विकास को गति दी जा रही है। मैं चाहता हूं युवाओं को शिक्षा, कौशल और मूल्यों के माध्यम से उत्पादक मानव संसाधनों में परिवर्तित करने में विश्वविद्यालय अपनी भूमिका निभाए। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मैं भी ये मानता हूं कि युवा वर्ग शक्ति और साहस का पुंज होता है। युवाओं की उर्वर शक्ति का उपयोग यदि राष्ट्र और समाज के नव निर्माण में होता है तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। इसलिए युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने भविष्य की अपरिमित संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए, क्षमता वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करें। कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण जरूरी है। प्रयास करें कि भारत के संसाधनों का उपयोग करते हुए हम सभी भविष्य की उज्जवल राहों का निर्माण करें। अभी नई शिक्षा नीति के बारे में आदरणीय श्री ढिल्लों जी ने आपके बीच बात रखी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कौशल विकास की तरफ बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिसमें कौशल विकास संबंधित शिक्षण प्राप्त हो सके। और कौशल विकास संबंधित शिक्षण प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव जागृत होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे पास तो ये हुनर है, इसे शिक्षा हमने प्राप्त की, उसके द्वारा नई नई चीजें कर सकते हैं। इनोवेशन का स्वरूप भी इसी में से निर्माण होता है, स्टार्टअप भी इसी में से पैदा होता है। नई शिक्षा नीति का एक वैशिष्ट है। अब वो वैशिष्ट इसीलिए है कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की काम कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके अंदर आत्मविश्वास का जागृत होना आवश्यक है। उसके मन में अगर निराशा का भाव पैदा होता रहेगा कि पढ़ाई करने के बाद हमारा क्या होगा, तो शायद वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन कौशल विकास की दृष्टि से, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से प्रयास होते हैं। अब इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आदरणीय श्री बलराज सिंह जी ने, कुलपति यहाँ के जो है, इन्होंने जो अपने प्रतिवेदन के दौरान प्रस्तुत किया, कई इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की जाए। इन्होंने कई इंक्यूबेशन सेंटर्स भी
निर्माण किए। इंक्यूबेशन के आधार पर कई प्रकार की कौशल विकास संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है और उसके माध्यम से छोटे छोटे काम को करते हुए छोटी पूंजी लगा कर नौजवान अपना कार्य कर सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। वो ओके ओके चलिए।